पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं, बलूच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं। क्यों ऐसा हो रहा? क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए? हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। तमाम कबाइली मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा करती है, इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहाँ के मशरान, यहाँ के अमाइदीन, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान वर्कशॉप से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी जो 2018 में मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी दोबारा सर उठा रही है। वाज़ेह रहे 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा नेशनल एक्शन प्लान के जरिए मुमकिन हुआ था, जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं। आज भी जिस दहशतगर्दी की नई लहर का वज़ीर आज़म इजहार और जिक्र कर रहे हैं, उसका खात्मा तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका हिकमत अमली और रियासती इदारों के साथ ताउन से ही मुमकिन है। मगर आज की अगर बात करें तो आज बदकिस्मती से इस इत्तेहाद का बहुत बड़ा फुकदान नजर आता है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। आज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक जिरगा बुलाया जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से फैसला किया जाएगा, मगर रियासत और वफाकी हुकूमत ये वाजे कर चुके हैं कि दहशतगर्दी जो हमारे अवाम, फौजी जवानों और पुलिस एहलकारों पर हमले कर रहे हैं, वो दहशतगर्द जो हमले कर रहे हैं उनसे किसी किस्म की मुफाहमत नहीं की जाएगी और हर सूरत उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस ऑपरेशन की मुखालफत जो है वो कर चुके हैं। क्या आपस की इस रसाकशी का दहशतगर्द जो है वो फ़ायदा उठाएंगे? आम सवाल ये भी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कौन से ऐसे इकदामात उठाने चाहिए जिसकी वजह से अफ़गान सरजमीन से होने वाली पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोका जा सके। इसी दहशतगर्दी को रोकने के लिए आज इस्तंबुल में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो मुफाहमत का दूसरा दौर जो है वो हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है उस पर ये वाजे करेगा कि वो अमली कदम उठाएं उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और साथ साथ अफगान हुकूमत को ये बावर करवाया जाएगा कि उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए रोका जाए। ये हैं वो सवालात जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है ये दहशतगर्दी का जो है वो कलाकमा किया जा सकता है, किस तरह इस नासूर से जो है वो निजात हासिल की जा सकती है। हमारे साथ उसामा सरवर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, साथ ही साथ शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो डॉक्टर साहब, आई विल बिगिन विद यू। जो जिरगा आज बुलाया गया था सीएम केपी की जानिब से, ज़रा अगर बताएं कि वहाँ पे क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हुई, बिकॉज कैटेगोरिकली वज़ीर आला ने कह दिया था कि हम जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ जो है वो जाएंगे, और आपको पता है वफाकी हुकूमत हो या हमारे जो रियासती अदारे हैं उनका एक बिल्कुल जो है वो मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। सो I'd like to नो कि वहाँ पर आज क्या फ़ैसले हुए, जो जिरगा हुआ वहाँ पर क्या फ़ैसले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जरगा हमने क्यों बुलाया था। आपने देखा था कि हमारे जो ये मर्ज एरियाज है वहाँ पे ये ऑपरेशन शुरू है, और हमारे लोग जो है उसमें मारे जा रहे हैं, और हुकूमत हमारी है, लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप किस तरह जो है ये ऑपरेशन को इस तरह इजाज़त देते हैं। तो 18th अमेंडमेंट के बाद आपने देखा था कि खुद मुख्तारी जब आई सूबे की, तो उसमें हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी भी जगह पे बदअमनी है, दहशतगर्दी है, तो ये जो है आर्मी का काम नहीं है कि डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए। पहले आप जो है सूबाई हुकूमत को कहते हैं, वहाँ के अपने फोर्सेज है, हमारी पुलिस है, हमारी एफसी है, तो पहले आप उनके थ्रू जो है उस चीज़ को हैंडल करते हैं। जब ज़्यादा बात बिगड़ जाए तो फिर आर्मी उसमें इंटरवीन करती है। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारी जो रियासी इदारे हैं और ये हमारी फोर्सेज हैं, उनकी बदौलत और लोगों की जो है कुर्बानियों की वजह से हमने अमन हासिल किया, और फिर आपने देखा कि दोबारा से जो है दहशतगर्दी उठने लगी, जिस पे हमने बार बार कहा था कि ये दहशतगर्दी, क्योंकि बाढ़ लगे थे, 22 अरब रुपए उस पे लगाए गए थे, तो फिर बाढ़ को कैसे जो है क्रॉस करके दहशतगर्द यहाँ पे आए, और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों आते हैं
تو یہی ہم نے کویشچن ریز کیا، اور آج جو ہمارا جرگہ ہوا تو جرگے میں بھی ہم نے یہی متفقہ ہم نے جو ہے نا قرارداد پیش کی ہے کہ ہم اپنے ان اضلاع میں بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر حکومت کی اجازت کے ہم ملٹری آپریشن کی جو ہے نا اجازت نہیں دے سکتے. ہاں اگر کسی جگہ پہ ہیں تو آئیں، ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں، اور انشاءاللہ پہلے اس کو ہماری حکومت ہینڈل کرے گی. ہمارا پولیس جو ہے ان کے پاس سارے ریسورسز ہیں. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آ گیا، لیکن یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اگست میں جو آپریشن سٹارٹ ہوا باجوڑ ڈسٹرکٹ میں، اس میں 29 جولائی کو پہلے وہ آپریشن جو ہے وہ پلان تھا، اس کے بعد اس کو پوسٹ پون کیا گیا کیونکہ اسی طرح کا ایک جرگہ جو ہے. اینڈ اگین میں جرگے کی افادیت جو ہے اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہی، ٹرائبل ایلڈرز ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ لوگ جو ہیں جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں یا جرگہ جو تھا وہ اس کی کوئی افادیت وہاں اس وقت نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ ان لوگوں کو کنونس کرنے میں جو کہ یہاں پہ ٹیرر ایلیمنٹس تھے ان کو کنونس کرنے میں ناکام رہے. ان کی کوئی بات سنی نہیں گئی، جس کے بعد ایک آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا. تو یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ چیزیں بار بار نظر آ رہی ہیں. اور جہاں ایویڈنس کی بات کی جاتی ہے، کیا آپ کو جو ہے وہ ایویڈنس نہیں دکھایا گیا؟ جو ہماری اس وقت ریاستی ادارے ہیں، کیا انہوں نے ایویڈنس نہیں دکھایا؟ جتنی ایپکس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، کیا اس میں آپ کو ایویڈنس نہیں دکھایا گیا؟ پھر آپ بات کریں باڑ لگی، 22 کروڑ کی باڑ لگی، بالکل لگی، اور اس کی وجہ سے شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بھی ہیں اور ان افغان مہاجرین کے اندر وہ بستے ہیں فیسیلیٹیٹرز جن کو آپ کی حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ جی ان کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے بیکاز دے آر پارٹ آف اس ناؤ. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ افغانیوں کو جو ہے نا واپس نہ بھیجیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقار کے ساتھ بھیجیں. اگر آپ نے ان کو 40 سال تک جو ہے نا ان کی خدمت کی ہے، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو اب آپ ایک دن میں ان کو اس طرح بتوکیری کر کے واپس نہ بھیجیں. سر معذرت کے ساتھ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ تو 2021 سے جو ہے کم از کم معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک دن کی بات نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ جی اب آپ چلے جائیں. وہ اگر نہیں جا رہے تو آپ کے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں جانے دیں گے، بیکاز اگین یہاں پہ آپ چیز جو ہے وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. جو ڈیورینڈ لائن کا ایشو ہے اس کو پولیٹیسائز جو ہے وہ بار بار ادھر سے تو کیا ہی جا رہا ہے، ادھر سے بھی جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے. میرے ساتھ اس وقت اسامہ صاحب کی طرف چلتی ہوں. اسامہ صاحب، جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایویڈنس جو ہے دکھائے بغیر جو ایپکس کمیٹیز ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، مہاجرین کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دن بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میجورٹی جو پکڑے جاتے ہیں وہ افغان، ان کا تعلق افغان مہاجرین میں سے ہی نکلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز کے جو ہے وہ فورسز نے ایک دن ون فائن ڈے ڈیسائیڈ کہ جی ہم آپریشن کریں گے؟ دیکھیے جی، تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. پہلی بات یہ ہے کہ جی 80,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ابھی تک. یہ ایک ایویڈنس آپ کے لیے بہت بڑا میٹر کر. 80,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی آپ کے ایک ایس پی صاحب اور 2 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایویڈنس آپ کو خود میڈیا دکھا رہا ہے، ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ جی کہ آپ کی جس طرح میں بات آگے چلاتا ہوں کہ آپ کے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے. آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے سب سے زیادہ افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ابھی تک افغانستان کے جتنے ریفیوجیز تھے ان کو ہم نے پالا پوسا، نوکریاں دیں، جہاں تک فیسیلیٹیٹ کر سکے. ویزاز کے ایشو آئے، آپ کو پتہ ہمارے جتنے گیسٹ ہاؤسز تھے ان میں یہ لوگ تھے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. آپ کے یہاں ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا انٹیریئر منسٹر سے چو نثار علی خان صاحب، تب بھی کتنی بڑی ریزسٹنس آئی، کئی پولیس والے زخمی ہوئے. ان کو اور بالکل یہ 2022 سے جی ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں کہ آپ جائیں، آپ تشریف لے کے جائیں، اپنے ملک لے کے جائیں. مگر مسئلہ صرف ایک ہے جی، جب تک ہم اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ بالکل سنسیئر نہیں ہوں گے، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، تو اس ملک کو ہم بہتر نہیں کر سکتے. ہمیں یہ ریلائز کرنا پڑے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. کیونکہ افغانستان نے آپ کو ایک اپنا میسج آج سے 2-3 ہفتے پہلے دے چکا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایک دن پہلے وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور دوسرے دن وہ آپ کو ایک میسج دیتے ہیں کہ ہم کس حد تک جائیں گے. وہ تو اللہ ہمارے افسران کو اور آرمی کو خوش رکھے کہ انہوں نے اتنا بڑا رسپانس دیا، دے ہیڈ ٹو رن بیک. تو ہمیں یہ ریلائز کرنا پڑے گا اگر ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ ایویڈنس اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہے تو پلیز آپ آئیں، آپ کو ہم ایویڈنس دکھا دیں گے. مطلب اس طرح نہیں ہوتا. ایک فلپ سائڈ ہے. I have to, at the expense of playing the devil's advocate, I have to agree with them partially کہ 20 سال سے آپریشن جو ہیں جاری و ساری ہیں، اور ان کی اگر آپ دیکھیں اس میں ڈسپلیسمنٹ کتنی بڑی ہوئی. آئی ڈی پیز مطلب بہت ایک میسو قسم کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی. اینڈ کوڈوز ٹو دا پیپل آف خیبر پختونخوا. آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم. لیکن اس کے بعد
बैक टू स्क्वायर वन हम चले जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन मतलब एक दफ़ा नहीं, अभी तो 18 के बाद अगर ये कहें कि जी वो इन्होंने जो है वो जब 21 में उनको दोबारा रिपेट्रिएशन हुई, सारा वो मामला वहाँ से हुआ, बट ये अगर देखें तो 2005 से चल रहे हैं। इसके अलावा क्या और चीज़ें होनी चाहिए जहाँ वी एज अ नेशन आर फॉल्टरिंग? क्या वो वहाँ पे जो अर्स्टवाइल फाटा है उसकी डेवलपमेंट है जो नहीं हो रही, जो होनी चाहिए? क्या वहाँ पे जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो चीज़ें उस तरह नहीं चल रही? पॉलिसी क्या आप समझते हैं कि तसलसल नहीं होता? बिकॉज खा इस्टेब्लिशमेंट हो, खा पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वहाँ जब चेंज आता है तो वहाँ पे पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। डू यू थिंक दैट्स अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर? आप किस तरह इसको देखते हैं? मेरा ख्याल है जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जैसी एक हुकूमत शिफ्ट करती है दूसरी हुकूमत आती है, उसकी नई पॉलिसी। 2018 तक हमारी पॉलिसी कुछ और थी, 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी पॉलिसी नरम गोशा था, जैसा भी था उन्हें जैसा उनका अपना जहन था या वो जिस तरह बेहतर समझते थे, दे प्लेड देयर पार्ट, और उन्होंने उनको आने का मौका दिया जैसे उनको लगा बेहतर है। मगर क्योंकि आप एकदम इतना हार्डकोर लाइन से एकदम जब पीछे हटें तो मेरा ख्याल है फिर आप जब उनको लेवरेज दे देंगे कि वो आपकी पेनिट्रेट कर जाए सिस्टम में, तो फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात से भी मैं आपकी एग्री करता हूँ जी, देखिए जब तक हम अपने ट्राइबल एरिया को जितना है उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं लाएंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मगर वो तब हो सकता है जब वो चीज़ें नॉर्मल हो। अब ये नहीं हो सकता कि उधर एक डॉक्टर हो और वो किडनैप हो जाए तो हम कहें कि हर डॉक्टर उधर जाने को पसंद करेगा, इस तरह नहीं हो सकता। हमें इस चीज़ के लिए लोगों को बिठा के समझाना पड़ेगा कि हम सबको इस चीज़ एक पेज पे आएंगे, और इस अगर हम अपने लोगों को अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे आगे पाकिस्तान है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। मैं बरमला कहता हूँ, मेरे लिए सब लोग काबिल एहतराम है, मगर अगर मुझे किसी अगवानी साहब को अपने मुल्क की कॉस्ट पे रखना है तो आई विल नेवर प्रेफर हिम, आई ऑलवेज स्टैंड विद माई कंट्री। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें केपी के सीएम साहब को समझाना है कि इस टाइम ये स्मगलिंग के रूट्स, ये जो नशावर चीज़ें आ रही हैं, असला आ रहा है, ये सब इसी रास्ते से आ रहा है और किसी रास्ते से नहीं आ रहा। सबको पता है कि सबसे बड़ा स्मगलिंग रूट कहाँ से है, चोरी की गाड़ी कहाँ से आ रही है, सबको बेहतरीन पता है कि क्या होता है। और आपका 90% ये होता है कि लोग वहां से आते हैं बॉर्डर पार करके या कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। ये आपको हर इदारा भी बता चुका है, आपको खुद भी पता है, आप लोग देखते भी हैं। और आपके जितने लोग जिस ये टेररिज्म में इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड अगर उनको फैसिलिटेट करते हैं वो हमारे लोग करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा तो ये ख्याल है जी कि हमें वी शुड स्टैंड विद पीपल। हाँ, हमें अपने लोगों को एजुकेट जरूर करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए और हेल्थ सेक्टर पे। शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, ऑफ कोर्स आप जब से पॉलिटिक्स में हैं, हम ये देख रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं। आप ही की हुकूमत थी जिस वक्त एक मैसिव जो है वो ऑपरेशन हुआ, आईडीपीज़ इतने ज़्यादा बने, आईडीपी विलेजेस बनी। सो ये एक ऑब्वियसली एक बहुत सेंसिटिव इशू इलाके के लोगों के लिए है कि डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उनकी अगर ये कहा जाए कि नाजायज़ डिमांड्स नहीं हैं। एंड अगेन सेम क्वेश्चन टू यू कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो जब वो ये कहते हैं कि जी 14,000 सिर्फ इसी साल में जो है वो ऑपरेशंस हो गए, व्हाट हैव दे यील्डेड, या पिछले 20 सालों से आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनकी कोई अफादियत नज़र नहीं आ रही। वेयर डू यू थिंक वी आर फॉल्टरिंग कि हम इन ऑपरेशन से बार बार वी कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम ऑपरेशंस? पॉलिसी नहीं है, या आप समझती हैं कि वहाँ पे कोई और इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं? हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि 2014 और 2017 के अंदर बड़े कामयाब ऑपरेशंस हुए, ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद, और दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। इसमें हमारे कोलैटरल डैमेज बिल्कुल हुए, हमारी डिस्प्लेसमेंट्स भी हुई, और हमारे सिविलियंस और जो हमारे फौजी जवान हैं उन्होंने शहादतें भी नोश की। लेकिन मुल्क सुकून में आ गया, और एक जंग जो हम पे मुसल्लत कर दी गई थी, जो हमारी नहीं थी, हमने उसे लड़ा। और हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये कहा जाता रहा कि जी डू मोर, लेकिन पाकिस्तान मेरी नज़र में इज़ अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। हम वो मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को रोकते हैं, और हमने ये करके भी दिखाया है। अब जो सिचुएशन है वो बड़ी चैलेंजिंग है और बड़ी संजीदा है। एक बार फिर दहशतगर्दी जो है उसने सर उठा लिया है, और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो एक आम आदमी है, जो अगर कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन होता है,
डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और ऑफ कोर्स फिर कहीं ना कहीं सिविलियंस की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सेट एंड डन। देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। वहां पर जो तहरीक तालिबान की सेंचुरीज हैं, उसके एविडेंस बहुत ओवरवेलमिंग बिल्कुल। एविडेंस हैं। और जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, उसका क्लेम तहरीक टीटीपी ने उसको क्लेम किया है। अब बात ये है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी भी है, और एक दफा नहीं कई दफा कहा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो है वो अमन के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना। वी आर स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स राइट नाउ। हमने दहशतगर्दी को मात दी थी थ्रू यूनिटी एंड सैक्रिफाइस, लेकिन जिस तरीके से भारत की इंटरफेरेंस हमें नजर आती है, और बिलखुसूस अफगानिस्तान की सरजमीन से, ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल मामला है। देखिए, सबसे पहले तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग उन लोगों के साथ जो हथियार डाल देते हैं, लेकिन विद सिंसियरिटी एंड यू नो कोऑपरेशन फ्रॉम काबुल। उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। देखिए, जो मुल्क अब हमारे यहाँ जो ये एक अननेसेसरीली और अनफॉर्चुनेटली जो एक डिस्कॉर्ड नजर आता है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों में और लोगों में, जी कोई कहता है कि जी करें ऑपरेशन, कोई कहता है नहीं करें। अब जो नए वजीर आला की पी के आए वो कहते हैं जी हम नहीं करने देंगे। बात ये कि लेकिन हमारे लोग तो मर रहे हैं ना इस वक्त, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। हमारा मुल्क जो है वो एक बेअमनी की फिजा के अंदर है, और मुल्क का कोई भी हिस्सा अगर उसमें अमन नहीं होता तो पूरा मुल्क जो है वो मुतासिर होता है। द स्टेट हैज टू स्पीक विद वन वॉइस, फर्म, फेयर एंड fearless। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना सही। चाहिए, या कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं खड़े करना चाहिए। ये मुकाबलेबाजी नहीं है। आपके लोग हमारे लोग हैं, हमारे लोग आपके लोग हैं, हम एक मुल्क हैं। बिल्कुल। शर्मिया साहब, मेरा ख्याल है आपका थोड़ा ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। जिंदगी का सफर सबके लिए यकसा आसान नहीं। सहूलत ना हो तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। वजीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने इनके ख्वाब पूरे करने का बीड़ा उठाया है। ये व्हील चेयर्स, हैंड प्रोस्थेटिक आलात और दीगर सहूलतें इनकी खुद एतमादी की जमानत हैं। ये कोई मदद नहीं, ये इनका हक है, ये हुकूमत का फर्ज है। तमाम अफराद बाहम माजूरी और बुजुर्ग शहरियों को माउन आलात फराहम करने का अज़्म। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। हमला कर चुका है डॉन डिएगो। कैलमस में हर तरफ धुआं नजर आ रहा है। मार दो इसे। सिपाहियों ने कैलमस में हर जगह तलाश कर लिया, खवातीन कहीं मौजूद नहीं है। क्योंकि तुम्हारी खवातीन डॉन डिएगो के पास असीर हैं। उस डॉन डिएगो ने हमारी नामूस को अगवा करके दावत दी है एक बहुत बड़ी जंग को। अल जज़ायर की तरफ सफर करने का वक्त आ गया है। खवातीन को बाजियाब कराए बगैर और जिजिल को डॉन डिएगो के सर पर उल्टाए बगैर नहीं लौटेंगे। बस बहुत हो गया। ऐसा करने की जरूरत किसने की? ये काम डॉन डिएगो ने किया है। हम यहाँ जान कुर्बान करने आए हैं। और अल जज़ायर आ गए। जिजिल आ भी गए तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उन्हें शहंशाह को तोहफे के तौर पर भेजूंगा। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बर वक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जी ऑपरेशन जो है वो कबूल नहीं होगा और हमें ना एविडेंस दिखाया गया है, और ऑब्वियसली यहाँ तक तो आपके साथ मैं एग्री करती हूँ कि कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 2014 के बाद भी जो APS के बाद जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था वो पॉलिटिकल यकजहती वाज अ वेरी मेन ड्राइविंग फैक्टर इन दैट। तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना भी चाहिए, लेकिन आपकी साइड से भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। अभी अफगान महाजरीन वाला मसला था, उस पर आपके वज़ीर आला नहीं गए। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी जो पार्टी है वो 2014 से सूबे में जो है बरसर इक़्तिदार है और वफाक में भी आपने 4.25 साल गुजारे। क्या वजह है कि आप तब भी चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके? आपके तो ऑन रिकॉर्ड जो हैं जो फॉर्मर वज़ीर आला हैं आपके, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके फॉर्मर वज़ीर आला है, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरह के इलाके हैं जहाँ मुझे भी जो है वो भत्ता देना पड़ता है। महमूद खान साहब जो हैं ये खुद जो है ऑन रिकॉर्ड जो है वो कह चुके हैं कि हमसे भी जो है आके भत्ता मांगा जाता है। तो क्या वजह है कि आप लोग खुद भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके? देखें, आपने बात की 2014 की और उसके बाद 2018 में जो हमारी फेडरल में हुकूमत बनी और फिर हमें सूबा मिला। देखें, यही सूबा था कि इसमें अमन भी था और हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर कोई इस तरह की बात है भी, जब 2022 के बाद ये दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाने लगी तो हमने तब भी ये कहा था कि देखिए, आप लोगों ने कहा था कि हमने जो है बाढ़ लगा दिए हैं और कोई भी जो है ना बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता बाहर से। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अफगानिस्तान से ये जो तालिबान हैं ये किस रूट से आते हैं? क्या ये पाकिस्तान में खुद से जो यहाँ पे कोई कारखाने हैं कि जहाँ पे हम इस तरह के तालिबानों को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? हम ये क्वेश्चन पूछे। हम अवाम हैं, हुकूमत से पहले आप हम सब सारे जो हैं, चाहे किसी पार्टी से जिसका भी ताल्लुक हो, वो पहले ये क्वेश्चन जरूर रेस करेगा कि यार ये तालिबान और ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बाढ़ इन्होंने लगाया था और फिर उसी बाढ़ को क्रॉस करके, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के साथ कितने मुल्कों जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक आप जरा थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे कि हर दफा उसी बाढ़ को जो है वो क्रॉस करके आया जाता है? क्या यहाँ पे फैसिलिटेटर्स नहीं हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं? आरंट यू ओवर सिंप्लीफाइंग इट? देखिए, बात ये है ना, अभी आपने देखा कि राजा साहब ने एक बात की कि अफगानिस्तान के थ्रू जो है ना खुफिया रास्ते हैं कि जिसके थ्रू स्मगलिंग होती है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि उन रास्तों पे कौन रखवाली कर रहा है, उन रास्तों को कौन हैंडल कर रहा है? क्या उस जगह पे अगर कोई, देखें, अगर उसमें हमारा कोई चीफ मिनिस्टर,
हमारा कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्रेटरी, कोई रियासती इदारा बंद, उसका कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उनको लेकर आए सामने। तो ये कौन लोग हैं कि जो उन रास्तों पे बैठ के स्मगलिंग जो है ना वो उनकी इजाजत दे रहे हैं? हम ये बार बार ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। और देखें, मैं फिर आपको ये कहूँ कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई दहशतगर्द है तो हम सबसे पहले अपने रियासी इदारों के साथ मिलकर उनका जो है सत्यानाश करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहां पे हमारी इजाजत के बगैर ऑपरेशन हो और हमें पता ही ना हो। ना आप अवाम को इत्तेमाद में लेते हैं, ना हुकूमत को आप इत्तेमाद में लेते हैं, और खुद से जो है ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें आपके साथ मुझे एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या जो जेल ब्रेक हुआ वो आपके टाइम पे नहीं हुआ? क्या जो CTD का जो अटैक हुआ उनके सेंटर पे वो आपके टाइम पे नहीं हुआ? क्या ये चीज़ें नहीं हुई? क्या ये नहीं आपसे पूछा गया कि आपने तो CTD को उस तरह इक्विप भी नहीं किया, जबकि आपको जो इसमें आपका जायज़ मराद थी इसी मद में मिलती रही? तो ये कहना, अगेन मैं यही कहूँगी, जो अफगान बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं वो ज़रा ओवर सिंप्लीफिकेशन उसकी हो जाती है। आपके अंदर यहाँ पे जो है वो फैसिलिटेटर्स रहते हैं। मुझे ये बताइए, बाजोड़ में जिरगा फिर किससे बात करने गया था? अगर वहां पे अंदर एलिमेंट्स नहीं थे तो जिरगा फिर किससे बात कर रहा था? अगर ये लोग सारे अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए थे, किससे बात हो रही थी? तो सर ये इसको तो मेरा ख्याल है, अब आपका ठीक है वफाकी हुकूमत के साथ इस वक्त प्रॉब्लम है, इसको आप सियासत की नजर तो चीजें ना करें ना। जहां तक ये बात है, आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, अफगान महाजरीन के मामले पे आपको बुलाया जाता है, आप उस मीटिंग में जाना गवारा ही नहीं करते। आपको अगर आज बुलाएं कि आपके CM जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप एक ही चीज पे हमसे ये मुतालबा करते हैं कि आप आएं और हमारे साथ बैठ जाएं, लेकिन दूसरी जगह हमारी अभी तक कैबिनेट नहीं बनी हुई, आप हमें गवर्नेंस नहीं करने दे रहे हैं, हमें आप इजाजत नहीं दे रहे कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को प्रॉपर्ली रन कर सके। हमारे वो तो अभी की बात है ना, वो तो अभी की बात है। माजी में आपके वजीर आला जो है वो गए इस पे हैं, जो पिछले वजीर आला हैं वो उनको फारिग इस चीज पे किया गया, और दिस इज कोई ऐसी नहीं है कोई ढकी छुपी बात है, उनको तो फारिग इसी चीज पे किया गया कि ही वाज सपोर्टिंग द ऑपरेशन, ही शुड हैव बीन एंटी ऑपरेशन, उनको तो फारिग इस चीज पे किया गया। आज की तो इससे कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। आज की जो इस वक्त आपकी कैबिनेट है या आपके वजीर आला हैं, आपका तो एक पार्टी का स्टांस है, आप तो ऑपरेशन चाहते ही नहीं है। नहीं देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑपरेशन क्यों हम मुखालिफत करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हुकूमत और अवाम को इत्तेमाद मिले। मैं यहाँ पे एक अच्छा चले, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप ये क्या इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं, आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आज अगर एपेक्स कमेटी मीटिंग हो जिसमें आपको उसामा साहब या शर्मिला साहिबा की पार्टी मिल के इस वक्त जो है वो अगर वो कहें कि जी हम आपको शवाहिद दिखाते हैं या इदारे आपको दिखाएं, आप जाएंगे? आपके वजीर आला जाएंगे? हिल बी देयर? नहीं, हाँ हम जाएंगे, बैठेंगे और हम ये फैसला करेंगे कि आप हमें फैसला करने दें, हमें एक्ट करने दें। आप खुद से इंटरव्यू ना करें। तो सर आप पिछले 12 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर एक्ट करना था आप मुझे बताएं तो कि सर पिछले 12 साल से आप क्या कर रहे थे? एक्ट करना तो मैंने अभी जेल ब्रेक की बात की, मैंने अभी CTD के अटैक की बात की, आपके टाइम पे हुआ ना सारा कुछ। क्या कर रहे थे फिर आप? इस तरह के एक्सीडेंट्स तो होते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं और ये दुनिया कायम है। इस तरह के एक्सीडेंट होते रहेंगे और उस पर हमने काबू करने। देखें, पहली बात देखिए, 12 साल में जो आपने बात की, 2 साल को निकाल के 12 साल ये जो केयरटेकर की हुकूमत थी, उस वक्त तो हमारी हुकूमत नहीं थी, उनके दौर में ये दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई। आप मुझसे पहले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेके 2022 तक कहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी? अगर APS तो किसी और प्रोविंस में हुआ था ना, APS 2013 से 22 तक, तो वहां पे आप APS को कैसे भूल सकते हैं सर? वो कहाँ हुआ था? आपने अभी खुद ही कहा ना, आपने बात 13 से 22 तक तो वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे अमन और अमान था, कुछ नहीं हुआ। आपको बीच में शायद आप भूल गए। वो आफ्टर शॉक्स थे बिल्कुल 2013 से पहले। सर आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उसको एक एक्सीडेंट आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं आफ्टर शॉक्स थे। आफ्टर शॉक्स नहीं थे सर, वो एक पिवटल मोमेंट था जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। नो डाउट खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में और खासकर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी थी, लेकिन जब हमें हुकूमत मिली तो 2014 तक नो डाउट तब तक जो है ना कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे अमन कायम हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने कायम किया होगा, लेकिन हमारी हुकूमत अपने रियासी इदारों के साथ मिलके जो है ये अमन हम लेकर आए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये अमन हो गया, फिर ये तालिबान कहाँ से आ गए? फिर ऐसे तालिबान के उन्होंने हमारे तमाम 12,000 जो मर्च एरियाज है, जिसमें वजीरिस्तान, बाजोड़, जिसमें आपका खैबर, हर टांग वगैरह हर जगह पे जो है तालिबान एक ही दम आ गए। तो ये एकदम किस तरह है? हमारे
खैबर पख्तूनख्वा में कोई फैक्ट्री रीसेटलमेंट लगी पॉलिसी थी? की वजह से मेरा ख्याल आया, मेरा ख्याल है जरा उसामा साहब से पूछ लूं। मैं तो वैसे मुझे नहीं समझ आ रही आफ्टर शॉक्स जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं या एक्सीडेंट्स जो बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आई मीन ये एक बहुत बड़े इंसिडेंट्स थे, सानेहा थे। एपीएस का तो हम सानेहा कहते हैं, एपीएस कोई आफ्टर शॉक नहीं हम कह सकते, एपीएस के बाद ही जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। देखिए जी, मैं डॉक्टर साहब काबिल एहतराम है, डॉक्टर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। डॉक्टर साहब के सीएम, डॉक्टर साहब के जितने लोग चैनल्स पे बैठ रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए किसी एक वज़ीर आला चला गया जी, कि ऑपरेशन नहीं। और सबको पता है कि अली अमीन साहब किस वजह से गए, क्योंकि ही वाज स्टैंडिंग विद दिस थिंग कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि डेरा इस्माइल खान में आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं फिर सकते, हालात इतने ख़राब है, नो गो एरिया है। उधर पुलिस के ने कई बंदे मार चुके हैं, और टीएलपी ने अपनी टीटीपी ने अपनी चौकियां बनाई हुई हैं पूरी, और उधर उनने बंदे फैलाए हुए अपने। और एपीएस कोई आफ्टर शॉक नहीं था, एक बहुत बड़ा सान्या था। आज भी वो माएँ और बाप जिंदा हैं जिनके बच्चे गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आप 8 साल के 6 साल गूज़बम्प्स आते हैं हर किसी को जी, बिल्कुल ये। और आप मैंने अभी की आपको आज की मिसाल दी है कि डॉक्टर साहब सिर्फ मुझे ये बताते हैं जो आज एसपी साहब और 2 पुलिस वाले शहीद हुए, क्या वो टेररिज्म नहीं है? क्या टेररिज्म आप वाली बात कि आप किस तरह कहते हैं कि उनकी इधर प्रॉक्सीज नहीं बैठे हुए? आप जब बात करने जाते हैं, आप अफगानिस्तान किसी से बात नहीं करने जाते। टीटीपी जितनी एक्टिव अफगानिस्तान में उतनी ही एक्टिव पाकिस्तान में। जैसे शर्मिला ने कहा, उनका हेडक्वार्टर तो अफगानिस्तान में, सबको पता है कि वहां से वो ट्रेन होते हैं, वहां से वो टेकते स्टार्ट। और हमें बिल्कुल इस पाकिस्तान के लिए, इस केपीके के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए हम सबको एक इस ऑपरेशन के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाज हो के कहना चाहिए कि आपको क्या वो फौजी नौजवान नजर नहीं आ रहे जो शहीद हो रहे हैं? वो वीडियोस बना बना के आपको भेजते हैं, अल्लाह माफ करे किसी की वर्दी खींच रहे कि अल्लाह, हम इंसान हैं, हमें ये फील करना चाहिए। हमें उन्हीं बच्चों का भी दर्द है, बिल्कुल हमें पता है कि जब एक ऑपरेशन होता है उसमें कई आम लोग भी शहीद हो जाते हैं, क्योंकि एक वॉर, वो स्टेट ऑफ वॉर होती है। मगर उसके आप देखें, हमने सवाल भी क्लियर किया, हमने बड़े मामलात किए। अगर हम चाहते हैं आज तीरा में अगर हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसका आप बेनिफिट देखें कि आज अगर हम ये सख्त स्टेप लेंगे तो आज से 10 साल बाद वो चीजें बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, हमें मौका दें। क्या डॉक्टर साहब वगैरह लड़ना चाहते हैं उधर जाके? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप आज उनको फिर चांस देंगे, ये दोबारा आज जिस तरह आपके साथ हो रहा है, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद इससे बुरा अंजाम होगा। पाकिस्तान को बुरी तरह हिट किया जाएगा और हर इदारे को हिट किया जाएगा, आम आदमी को हिट किया जाएगा। इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। हम सबको एक टेबल पे बैठ के इस चीज को एक एंड पे लगाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी कैबिनेट से आगे देखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को इमरान खान से आगे देखना चाहिए, इस मुल्क को देखना चाहिए। इमरान खान हो या सीएम हो या हमारी पार्टी हो, ये सब कुछ तब ही है जब ये पाकिस्तान है। अच्छा शर्मीला साहिबा, आपकी पार्टी हमेशा जो है वो मफामत की बात करती है। यहाँ पे भी जो उसामा साहब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब की पार्टी के ग्रीवेंसेस हैं कि जी कैबिनेट से आगे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू ये है कि ऑब्वियसली देर यूजिंग पीटीआई की अगर बात करें एज लेवरेजिंग जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो अभी ये जिरगा भी है या यहाँ से प्रेशर बिल्डिंग जो है, बिकॉज उनको उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा उनके बानी चेयरमैन से। क्या आप समझती हैं कि इसमें कोई इशू होना चाहिए कि अगर वो मिलना चाह रहे हैं, नौ मुंतखब सीएम है, वो अपने बानी चेयरमैन से मिलना चाह रहे हैं, मिलने दें उनको, ताकि मे बी द टेम्परेचर माइट जस्ट कम डाउन अ लिटिल बिट। देखिए डॉक्टर साहिबा, मुलाकात तो हो जाएगी अगर अभी नहीं हुई, और माजी में भी मुलाकातें तो इमरान खान से जेल में होती रही हैं। उनकी बहनें मिलती रही हैं, उनकी बीवी मिलती रही है, उनके पार्टी के लोग, उनके वकला मिलते रहे। दैट शुड नॉट बी इशू। देर आई मीन लुक एट द लार्जर पिक्चर। अगर आप नौ मुंतखब वजीर आला हैं एक सूबे के जो इस वक्त दहशत गर्दी की आग में जल रहा है, आपके लिए उस सूबे के लोगों को बचाना है, उस सूबे के अंदर अमन व अमान कायम करना आपकी तरजीह होनी चाहिए, ना कि तरजीह आपकी है कि जी मुझे इमरान खान से, मुझसे बानी से मिलने दें या ना दें। दैट शुड नॉट बी। आप अगर अवाम की खिदमत करने आए हैं और अगर सूबे में अमन और कायम करने आए हैं, जो कि पिछले वजीर आला को निकालने का सबसे बड़ा जो नैरेटिव ये डेवलप कर रहे थे वो यही थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गए थे और सूबे के अंदर जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी उसको ये काबू नहीं पा सके, जो कि मैं नहीं समझती कि बात सही है। गंडापुर को निकाला गया बिकॉज एक के कहने, खातून के कहने पे लगाया था, दूसरी खातून के कहने पे उनको निकाल दिया। सूबे में अमन अमान काम करना इनकी प्रायोरिटीज में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की प्रायोरिटी में शामिल है।
इमरान खान इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल. कोई भी शख्स रियासत से बड़ा नहीं होता मारिया. Sharmila Sahib, I completely agree with you, but if you allow me to interject, I agree with you, completely agree with you. लेकिन वफाकी हुकूमत जो होती है उस पे ओनस ज़्यादा होता है. अगर ये मैंने इसीलिए बात की, अगर एज लेवरेजिंग भी जो है इसे इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुलाकात करने दें. परहैप्स भाई कल को ये तो नहीं कह सकेंगे ना जी इस वजह से हमने ये नहीं किया. एग्जॉस्ट दैट ऑप्शन, मिलवा दें उनको. देखिए मारिया, वो तो देखिए अब फेडरल गवर्नमेंट के मामलात है, उसके ऊपर तो मैं क्या कमेंट करूंगी. मेरा ख्याल है कि सरवर साहब बेहतर उस पर कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट थिंकिंग, अब मिलवाना चाहती है नहीं चाहती है, कब मिलवाएगी नहीं मिलवाएगी. आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इन द लार्जर पिक्चर, इन द ग्रेटर आपने लगता है आप ऑडियो आपकी म्यूट हो गई, अगर जरा उसको देख लीजिए. आपकी ऑडियो लग रहा है म्यूट हो गई है. अच्छी बात करती हूँ तो मैं म्यूट नहीं, मैं अब आ रही है अब आवाज आ रही है. अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए इस वक्त जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं. गो के पाकिस्तान इज परसुइंग बायलैटरल टॉक्स विद द अफगान गवर्नमेंट. लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के हवाले से, और इसके क्रेडिबल शवाहिद मौजूद हैं. अब बात यह है कि आपने उसको ख़त्म किस तरीके से करना है. आपके पास दो ही तरीके हैं. आप दहशतगर्दों से बात नहीं कर सकते, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो स्टेट के खिलाफ नहीं है, जो हथियार डालने को तैयार है और कौमी धड़े में आने के लिए तैयार है. लेकिन जो स्टेट के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करेगा और उठाएगा तो उसके साथ तो आपको आने हाथों से निपटना पड़ेगा ना. देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट. दूसरी चीज ये है कि देखिए आपकी जो फौज है वो एक ऑपरेशन कर रही है अज़्म इस्तेहकाम 2024 से, ठीक है, पॉकेट्स में है जहां जहां पर है, और कोशिश ये की जाती है कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, लोगों की डिस्प्लेसमेंट्स ना हो, उसमें आप सपोर्ट करें. अगर तो फौज के खिलाफ एक सूबा खड़ा हो जाए सिर्फ ये कह के कि जी हम अपने सूबे में नहीं आने देंगे और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपको फौज नहीं पसंद है, आपके बानी को नहीं पसंद है, तो इस तरीके से फिर मामलात नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती, और ये सियासी जमात नहीं है. ये फिर आप पाकिस्तान की ठीक, आपका पॉइंट आगे. मैं जरा एक से डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले मैं जरा उसामा साहब से बात कर लूं. उसामा साहब क्यों नहीं मिलवा रहे? बिकॉज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, ये ज़रूर एक लेवरेजिंग के तौर पे इस पूरे जो इशू आ रहा है इसमें भी एक मैनिफेस्टेशन उसकी है. मिलवा दें, मतलब क्या इसमें क्या मसला है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन चीज़ें. एक ये है कि इसका मतलब है कि पीटीआई डज नॉट हैव अ सेकंड टियर लीडरशिप, कि उन्हें लेट्स एक्नॉलेज दे डोंट. आप मिलवा दें, उससे क्या, ये उनका प्रेरोगेटिव है. नहीं, आई एग्री विद यू टोटली. That means they don't have a second tier leadership. और इनका मतलब है दूसरा, इनकी जो कैबिनेट पहले काम करी थी वो इस काबिल नहीं थी वो काम कर सके. चले सब चीजें आप बिल्कुल ठीक है जी. हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनके फेवर में आया है कि इनकी मुलाकात करें, तो बिल्कुल करवा देंगे. अब हो जाएगी जी, हो जाएगी. सीएम साहबा से बात की है शहबाज साहब ने, they'll get through with this and उनकी मुलाकात करा देंगे. चलें, let's and I hope so उस मुलाकात से कोई बेहतरी आ जाए. No, I just hope कि temperatures जो हैं वो कुछ नीचे आए, because at the moment political consensus is the need of the hour. ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स जस्ट होप कि जल्दी जो है वो आपकी मुलाकात हो जाए और चीज़ें जो है वो कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़रा नीचे आ जाएं. बट एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, लेट्स सपोज कि आज ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, नहीं होते ऑपरेशंस, और आपको जो है वो मौका दे दिया जाता है. मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ बिकॉज ये एक बड़ा बर्निंग इशू आता है, बर्निंग क्वेश्चन आता है सबके जहनों में. और अगर कोई अटैक होता है मुल्क के किसी भी हिस्से में, चलें खैबर पख्तूनख्वा में होता है, क्या विल यू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? या आप ये कहेंगे ये एक जो है ये इसका एक फॉल आउट था, या ये एक इंसिडेंट था, या आफ्टर शॉक था? सॉरी, देखें, पहली बात आपने जो आफ्टर शॉक वाली बात की है ना, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 से पहले हमने 2013 तक तकरीबन हमने अमन कायम करके दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी रियासतदारों ने, हमारे खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत बड़ी फाइट की थी. दूसरी बात यह है कि फिर आपने देखा कि उस जाहिर बात है वो तो अपना बदला ले रहे थे, तो उन्हें यही एक टारगेट रखा, और जो बहुत घटिया टारगेट था उनका,
मैं ये बात नहीं करूँ, मैंने आफ्टर शॉक इसलिए कहा कि एक बहुत बड़ी फाइट उनके खिलाफ हमने लड़ी। दूसरी बात यह है कि उसामा साहब ने एक बात की कि जो है ना आप इस तरह फिर इजाजत नहीं दे, क्या लाहौर में हमारे टीम पे जो हमला हुआ था तो वो क्या दहशतगर्दी नहीं थी? तो क्या आपने उसके बाद पूरे पंजाब में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए? आप एक इंसिडेंट के खिलाफ, एक दहशतगर्द सर क्या सदन पंजाब में ऑपरेशंस नहीं हुए? अभी भी पंजाब में सीसीडी ऑपरेशन अगर आपको याद हो, अगर नेशनल एक्शन प्लान निकाल के देखें तो उसमें सदन पंजाब का कैटेगोरिकली जो है वो जिक्र किया गया है। सदन पंजाब का कैटेगोरिकली किया गया है। सीसीडी इज कंडक्टिंग ऑपरेशंस लुकिंग फॉर पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट। तो लेकिन हुआ तो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एक जगह पे अगर गलती हो जाती है या एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट आता है या हादसा होता है या दहशतगर्दी होती है तो उसके खिलाफ पूरी कौम और रियासती इदारे मिल के जो है ना उसके खिलाफ लड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह नहीं कर सकते। आप पूरे सूबे को जो है ना यरगमाल बनाए और वहाँ पे बगैर इजाजत के अवाम को बगैर एतमाद में लेके, हुकूमत को बगैर एतमाद लेके आप ऑपरेशन स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी जगह पे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात नहीं करूं, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ना करे किसी भी जगह पे अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, हमारी पार्टी और हमारी हुकूमत रियासती इदारों के साथ मैं डॉक्टर साहब से बात में, क्या पाकिस्तान केपीके में हालात नॉर्मल है? सिंपल हम आर्मी के खिलाफ हैं सर। लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन मुझे अपने मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर आज हाइपोथेटिकली ऑपरेशन आपके कहने पे बंद हो जाता है और इस तरह का कोई अटैक होता है तो क्या वो आफ्टर शॉक होगा या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? फिर आप कहेंगे कि हाँ जी हमारा कसूर है ये। विल यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? देखिए आप इस तरह कहीं भी नहीं कह सकते कि अगर पीटीवी न्यूज पे अगर कोई इस तरह का हमला होता है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? मैं पीटीवी की हेड नहीं हूँ सर। मैं पीटीवी की हेड नहीं हूँ। पीटीवी की सिक्योरिटी जिनके पास होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप कहें कि खैबर पख्तूनख्वा का एक शहरी जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, सो दैट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक इट और नॉट, आप हुकूमत हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस तो आप पे आती है ना, मुझ पे तो नहीं आएगी या एक आम शहरी पे तो नहीं आएगी। इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें हमारी हुकूमत की नालायकी होती है तो बेशक फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर बाढ़ क्रॉस करके कोई आ जाता है और सर बार-बार आप बाढ़ की बात कर रहे हैं कि आप ये मानते नहीं है कि अंदर फैसिलिटेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सिंपैथाइजर्स फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, या आप कहते नहीं वो मौजूद नहीं है? आप कहते हैं ये है ही नहीं, केस नहीं है। किसका काम है? सीटीडी का, आपकी पुलिस का, आपकी सीटीडी का काम है। सूबे का जो लॉ एंड ऑर्डर वो आपका काम है ना सर? नहीं, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है उनका क्या काम सर? फिर सीटीडी क्या कर रही है आपकी सीटीडी क्या है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसका काम ही है कि ये काम करना है। इसको आप छोड़ेंगी तो ही जो है ना उनका मुकाबला करिए। आप ये जो बार-बार किसको छोड़ेंगे सर? इसलिए हमारा कल जो है वो शहीद हुआ है तो वो लड़ रहा था ना सर। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि आप ये कह रहे, आप इस बात से किस बार-बार आप कहते हैं बाढ़ से कैसे आ जाते हैं, क्या आप इस बात को, क्या आप इतने इससे ओब्लिवियस हैं कि सूबे के अंदर जो है वो फैसिलिटेटर सिंपैथाइजर्स मौजूद हैं? उन्हीं बाढ़ की बदौलत जो है तब इन्होंने फैसला किया कि अफगानियों को हमने बाहर निकालना है क्योंकि ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वो वहां से आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी जगह सर अफगानियों सर गुजारिश अफगानियों को निकालना है क्योंकि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, दैट मींस यहाँ पे बैठे अफगानी इन्वॉल्व है ना सर? आप तो अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। अफगानियों को निकालना है क्योंकि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो यहाँ बैठे हुए इन्वॉल्व है ना अफगानी, उनको निकालना है। सिंपल बाहर से अगर डॉक्टर साहब कहते हैं इस तरफ आते हैं तो कौन है जिनके पास वो आते हैं? क्यों निकाल रहे हैं जी? मैं ही कह रहा हूं कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अफगानी है अगर उनका गुनाह नहीं है, वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप उनको या हमारी हुकूमत फेडरल सर, मैं वैसे आई एम वेरी सॉरी मुझे बता दीजिए कौन सा मुल्क है कि जहां पे अगर आपका वीजा ना हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, अगर आपके पास वैलिड स्टे कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो आपको इजाजत मिलती है रहने के लिए? या तो आप ये कह दें कि अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक ही मुल्क है, बॉर्डर हटा दें, फिर तो वही बात आ गई ना सर। बात फिर बिल्ली थैली से बाहर आ गई ड्यूरैंड लाइन वाली कि आप लोग मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है। देखिए आप देखें चीजों को गलत वो कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई इलीगल रह रहे तो उनको बावकार तरीके से बाहर निकाले ना, लेकर जाए। बावकार तरीके से निकालने का 2021 से जो है बावकार तरीका 4 साल हो गए, और कितना टाइम चाहिए आप बताइए कि क्या करें, कितना और बावकार? अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें इस तरह निकाल के बाहर फेंक दें। तो मैं ही कह रहा हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान गुजारिश
आपने शायद आजकल जरा आगे जाके टिकटॉक या कोई सोशल मीडिया खोले, आइस जो अमेरिका में है, जो उनकी कस्टम और इमिग्रेशन की जो एजेंसी है, वो किस तरह लोगों को उठा के जो है वो कहाँ फेंक रही है और किस तरह कर रही है, वो प्लीज जरा देख लीजिएगा अगर आप अमेरिका और अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये वैसे मुझे कोई लॉजिक इसमें समझ नहीं हमारे पाकिस्तान से जिन लोगों ने जाके वहां पे पनाह लेने की कोशिश की थी, जिनमें बड़े बड़े सियासतदान भी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उन लोगों को उन्होंने इस तरह बेतौकीरी सर, वो असाइलम होगा ना, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, असाइलम होगा, के थ्रू निकाले, असाइलम सर, पॉलिटिकल असाइलम होगा, पॉलिटिकल असाइलम होगा, पॉलिटिकल असाइलम। मारिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान से अगर यहाँ पे लोग आए थे और हमने उनकी हेल्प की थी और उनके पास वीजे नहीं थे, और अब अगर आपने उनको बाहर निकाल के भेजना ही है तो वकार के साथ भेजे। मैं अच्छा, शर्मिला साहिबा, क्या 2021-22 से जो टाइमलाइन दी हुई है वो बावकार तरीके से निकालने की नहीं है, या मजीद और 10-15 साल हम इसको दे दें? देखिए मारिया, वी हैव होस्टेड द अफगान रेफ्यूजीज फॉर ओवर 4 decades, और हमने उनको एक्सेस दिया टू हेल्थ केयर, टू एजुकेशन, टू लाइवलीहुड। लेकिन जिनके पास वीजे नहीं है या जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दे हैव टू गो बैक। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस तरीके से इलीगल रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में पनाह देता है? कौन सा ऐसा दूसरा मुल्क है, आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल ठीक। एट द कॉस्ट ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर ओन कंट्री, कौन? और 40 साल से ऊपर जो हमने इनको पनाह दी है, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन कुछ नहीं है। आज हम पे कहा जा रहा है कि जी उनको निकाला जा रहा है। I'm sorry, I'll have to interject there, शर्मिला साहिबा, बट ये एक दिस इज़ वन ऑफ द लेवरेजिंग पॉइंट्स जो कि अफगान तालिबान भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि जी जिस तरह, अगेन क्योंकि ड्यूरैंड लाइन को हमने मानना नहीं है, जब हमारा दिल करे हम यहाँ पे जो है वो शाम को खाना खाने आ जाएं और उसके बाद वापस चले जाएं, हमसे कोई पूछताछ ना हो। और ये बेसिकली अभी भी जो मसला भी उठा, कतर में भी इसी तरह का मसला उठा, तो बेसिक बात, दिस इज़ ऑल्सो अ लेवरेजिंग पॉइंट जिसके जो तालिबान को फैसिलिटेट करने में, टीटीपी को फैसिलिटेट करने में अफगान तालिबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू, और शर्मिला साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।